नमस्कार। आज हम एक कहानी के जरिए कुछ गहरी बातें समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। कहानी है एक छोटे से गांव मजलिसपुर की, और वहाँ आई एक नई, कह सकते हैं, चमत्कारी चीज की, पंचलाइट की। पंचलाइट, हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु जी की प्रसिद्ध कहानी पंचलाइट पर आधारित लगते हैं। शायद उसी का कोई रूपांतरण, द लैम्प दैट लिट द विलेज के कुछ अंश। तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब भारत के गांवों में बिजली पहुंचना तो एक सपना था। बिल्कुल, अंधेरा होते ही सब शांत। हाँ, सूरज ढलते ही जिंदगी जैसे अंधेरे में सिमट जाती थी। मिट्टी के दिए, ढिबरियां, बस यही। सही। और ऐसे माहौल में सोचिए, एक तेज रोशनी देने वाली पंचलाइट का आना वो किसी जादू से कम नहीं रहा होगा। बिल्कुल, एक बड़ी घटना। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि साधारण सी दिखने वाली घटना के आईने में समुदाय को देखना है, सामाजिक ऊंच नीच, बदलाव को अपनाने में जो हिचक होती है, और इंसानी फितरत की जो परतें हैं उन्हें समझना है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। आखिर गांव में एक मामूली सी लालटेन का आना इतना बड़ा सामाजिक और भावनात्मक मुद्दा क्यों बन गया? और यही बात इस कहानी को इतनी दिलचस्प बनाती है। अक्सर हम तकनीक को सिर्फ उसकी उपयोगिता से देखते हैं, रोशनी देगी, काम आसान करेगी। हाँ बिल्कुल। लेकिन कोई भी नई चीज, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, जब किसी बसे बसाए समाज में आती है तो वो वहां के रिश्तों को, ताकत के समीकरणों को, सालों से चली आ रही सोच को हिला देती है। सही। हमारा ध्यान आज पंचलाइट की तकनीकी बारीकियों पर नहीं, बल्कि इस बात पर होगा कि कैसे ये एक भौतिक वस्तु गांव की इज्जत का प्रतीक बन गई। हाँ। मुखिया की शान, लोगों की उम्मीदें, और यहाँ तक कि उनके अंदर जो छिपे पूर्वाग्रह थे, उनका भी प्रतीक बन गई। अच्छा। हाँ, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे ये लैंप एक सामाजिक आईने जैसा काम करता है, जिसमें गांव का पूरा ताना बाना नजर आने लगता है। तो कहानी हमें ले जाती है मजलिसपुर गांव। कल्पना कीजिए उस गांव की शामें, सूरज डूबा और बस घना अंधेरा। लोग अपने घरों में दुबके हुए या शायद कहीं चौपाल पर धीमी रोशनी में बैठे बातें कर रहे हैं। और फिर खबर आती है कि पंचायत ने शहर से एक पंच लाइट खरीदी है। वाह। हाँ, ये कोई मामूली दिया नहीं, बल्कि पेट्रोमैक्स लैंप, जिसकी कहते हैं गैस जैसी तेज सफेद रोशनी दूर तक फैलती है, रात में भी दिन का एहसास करा दे। जाहिर है हलचल तो मची होगी। बिल्कुल। पूरे गांव में एक अजीब सा उत्साह, एक कौतूहल फैल गया। बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, सब बस उसी की बातें कर रहे थे। खासकर पंचायत के मुखिया मुराद अली और उनके साथी, वो तो फूले नहीं समा रहे थे। अच्छा। लैंप नहीं थी, ये उनके नेतृत्व की सफलता थी एक तरह से। हाँ, प्रतिष्ठा का सवाल। उनके गांव में अब वो चीज आ गई थी जो शायद आसपास के गांवों में नहीं थी, शहर की रोशनी। आज हमें ये सोचना थोड़ा अजीब लगता है कि भाई रोशनी इतनी बड़ी बात कैसे। हाँ, आज के जमाने में। हाँ, लेकिन उस दौर में ये वाकई एक बड़ी उपलब्धि थी, गांव का दर्जा ऊंचा उठाने वाली बात। निश्चित रूप से ये सिर्फ रोशनी से अंधेरा दूर करने का मामला नहीं था। उस पंच लाइट का गांव में आना, उसके कई गहरे अर्थ थे। जैसे? वो आधुनिकता की तरफ एक कदम था, पिछड़ेपन से निकलने की एक चाहत का प्रतीक थी वो। अच्छा। वो शहर से, उस चमक दमक वाली दुनिया से एक तरह का जुड़ाव महसूस कराती थी। और मुराद अली और पंचायत के लिए ये उनकी सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल था। ये दिखाने का जरिया था कि देखो, हमारा गांव भी प्रगति कर रहा है, हम किसी से कम नहीं है। हाँ, ये बात तो है। अक्सर तकनीक के साथ यही होता है, उसका जो प्रतीकात्मक मूल्य है वो उसके वास्तविक उपयोग से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। स्टेटस सिंबल बन जाती है। स्टेटस सिंबल। पंचलाइट यहाँ सिर्फ एक लैंप नहीं थी, वो मजलिसपुर गांव के सम्मान, उसकी महत्वाकांक्षा और शायद कहीं ना कहीं दूसरे गांव से बेहतर दिखने की होड़ का भी प्रतीक बन गई थी। हाँ, वो गांव की शान बन गई थी। लेकिन यही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। इतनी शान और शौकत से लाई गई पंचलाइट, उसको जलाना भी अपने आप में एक कला थी, एक हुनर था। हाँ, आसान नहीं था उसे जलाना। और पता चलता है कि पूरे गांव में ये हुनर सिर्फ एक ही शख्स के पास है, गोधन। अब गोधन कौन है? वो गांव का एक साधारण गरीब नौजवान है, जिसे समाज की नजर में नीची जाति का माना जाता है। और इतना ही नहीं, उसकी कुछ हरकतों की वजह से पंचायत ने उसका हुक्का पानी भी बंद कर रखा था। मतलब उसे समाज से एक तरह से बाहर कर दिया गया था। अच्छा, बहिष्कृत था वो। हाँ, और विडंबना देखिए, गांव की नई नवेली इज्जत,
वो पंचलाइट अब इसी बहिष्कृत नौजवान के हुनर पर निर्भर थी। और यहीं आकर कहानी व्यक्ति और समाज के बीच का जो तनाव है उसे उजागर करती है। बिल्कुल। एक तरफ है गांव की सामूहिक महत्वाकांक्षा, प्रगति का प्रतीक पंचलाइट, दूसरी तरफ है व्यक्तिगत हुनर जो उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जरूरी है। हाँ। लेकिन वो हुनर एक ऐसे व्यक्ति के पास है जिसे समाज ने हाशिए पर डाल रखा है। और मुखिया मुराद अली। हाँ, मुखिया मुराद अली जो पंचलाइट लाने का सेहरा अपने सर बांधना चाहते थे, वो गोधन को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अच्छा। सूत्रों में ये साफ है कि उनके मन में गोधन के प्रति गहरा पूर्वाग्रह था, शायद उसकी जाति की वजह से या उसके थोड़े अल्हड़ स्वभाव की वजह से। तो जब गोधन ने दबी जबान में ये बताने की कोशिश की कि वो पंचलाइट जलाना जानता है, मुराद अली ने उसे बुरी तरह झिड़क दिया। अरे हाँ, उसे पंचायत की सभा से दूर रहने का हुक्म सुना दिया। ये तो बड़ी अजीब स्थिति हो गई। मतलब जिस चीज से गांव का मान बढ़ना था, उसे चलाने वाला ही उपेक्षित था। ये थोड़ा हैरान करता है ना? हाँ, करता है कि अपनी शान के लिए लाई गई चीज को जलाने वाले हुनरमंद को ही दूर कर दिया। हाँ, और यहीं पर सामाजिक संरचनाओं की जो जटिलता है, जो विडंबना है, वो सामने आती है। मुराद अली का अहंकार और पूर्वाग्रह वो सिर्फ गोधन को नीचा नहीं दिखा रहा था, वो अनजाने में पूरे गांव को उस रोशनी से वंचित कर रहा था जिसका वो जश्न मनाना चाहते थे। सही बात है। पूर्वाग्रह अक्सर जिसे कहते हैं आत्मपराजय, सेल्फ डिफीटिंग साबित होता है। आप जिस प्रगति का ढिंडोरा पीटना चाहते हैं, उसी प्रगति के रास्ते में खुद ही बाधा बन जाते हैं। बिल्कुल। सिर्फ इसलिए कि वो प्रगति किसी ऐसे व्यक्ति के जरिए आ रही है जिसे आप स्वीकार नहीं करना चाहते। ये दिखाता है कि सामाजिक पदानुक्रम और व्यक्तिगत द्वेष कैसे सामूहिक भलाई पर भारी पड़ सकते हैं। बिल्कुल। और फिर वो रात आई जिसका सबको इंतजार था। पंचलाइट जलने वाली रात। हाँ, पंचलाइट को पहली बार जलाया जाना था। पूजा पाठ की तैयारी हुई, कीर्तन मंडली बुलाई गई, पूरा गांव मैदान में जमा हो गया। बच्चे उछल रहे थे, बड़े उम्मीद से देख रहे थे। माहौल में एक त्योहार जैसा उत्साह था। पंचलाइट को बीचों बीच रख दिया गया। सब इंतजार कर रहे थे कि कब मुखिया या उनके कोई आदमी उसे जलाएंगे और मैदान रोशनी से जगमगा उठेगा। लेकिन मिनट बीतते गए, पंचलाइट जस की तस अंधेरे में खड़ी रही। कानाफूसी शुरू हुई। पता चला कि मुराद अली और उनके साथियों में से किसी को भी उसे जलाना नहीं आता। अरे बाप रे। सोचिए जरा उस माहौल को। उत्साह धीरे धीरे निराशा में बदलने लगा। हाँ, फजीयत वाली बात हो गई। बिल्कुल। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। गांव की इज्जत, मुखिया की शान, सब दांव पर लगा था। शहर जैसी रोशनी का सपना अंधेरे में दम तोड़ता दिख रहा था। और वजह सामाजिक अड़चने, जातिगत पूर्वाग्रह और व्यक्तिगत अहंकार। लोगों की उम्मीदें टूट रही थी और शायद मुखिया की हवा निकल रही थी। ये स्थिति एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती है कि किसी समुदाय में या किसी भी संगठन में वास्तव में मूल्यवान ज्ञान और कौशल किसके पास होता है? क्या वो हमेशा उन्हीं लोगों के पास होता है जो सत्ता के पदों पर बैठे हैं या जिनकी सामाजिक हैसियत ऊंची है? अक्सर नहीं। ये कहानी बताती है कि अक्सर ऐसा नहीं होता। गोधन का हुनर जो उस विशेष क्षण में पूरे गांव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, वो स्थापित सत्ता संरचना और सामाजिक मान्यताओं के दायरे से बाहर मौजूद था। हाँ, ये क्लासिक उदाहरण है कि कैसे समाज अपनी ही बनाई दीवारों और पूर्वाग्रहों के कारण खुद को जरूरी संसाधनों और क्षमताओं से वंचित कर लेता है। सही। प्रगति के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा कई बार बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारी अपनी अंदरूनी सोच, हमारे अपने विभाजन होते हैं। और उसी बढ़ते तनाव और गहरी होती निराशा के बीच जब लग रहा था कि भाई अब आज पंचलाइट नहीं जलेगी और गांव की बड़ी बेइज्जती होगी, अंधेरे में से एक धीमी सी आवाज आई। गोधन की। हाँ, वो गोधन था जो शायद दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसने हिम्मत करके बड़ी विनम्रता से पूछा, सरदार, क्या मैं पंचलाइट जला दूं? एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें मुराद अली पर टिक गई। कश्मकश का पल। बिल्कुल। मुराद अली के चेहरे पर कश्मकश साफ दिख रही होगी। एक तरफ उनका अहंकार और गोधन से नफरत, दूसरी तरफ गांव की इज्जत बचाने का दबाव और अपनी नाकामी का एहसास। हाँ। कोई कुछ बोला नहीं, शायद सब मुखिया के फैसले का इंतजार कर रहे थे। ये वो क्षण था जहां व्यावहारिक जरूरत और सामाजिक पूर्वाग्रह आमने सामने थे। हाँ। गांव को रोशनी चाहिए थी और वो रोशनी सिर्फ गोधन दे सकता था। मुराद अली के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। मजबूरी थी। हाँ, उनकी अपनी इज्जत, पंचायत की इज्जत, सब दांव पर थी।
आखिरकार भारी मन से, शायद अपनी हार स्वीकार करते हुए, उन्होंने गोधन को इजाजत दी इजाजत। हाँ, ये एक मजबूरी में लिया गया फैसला था, लेकिन इसने कहानी का रुख मोड़ दिया। कभी कभी परिस्थितियां हमें उन सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर कर देती हैं जिन्हें हम जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं। यहाँ गांव की सामूहिक जरूरत व्यक्ति के अहंकार पर भारी पड़ गई। और फिर जो हुआ वो किसी नाटक के चरमोत्कर्ष जैसा था। हाँ, वो क्षण। गोधन धीरे धीरे आगे बढ़ा, लोगों की सांसें जैसे रुकी हुई थी। उसने पंचलाइट को ध्यान से देखा, कुछ पेंच कसे, शायद स्पिरिट डाली, पंप किया। हर हरकत में एक आत्मविश्वास था, एक हुनरमंद की नफासत थी। और फिर उसने तीली जलाई और एक हल्की सी फस की आवाज के साथ पंचलाइट जल उठी। पल भर में जैसे कोई जादू हुआ हो, पूरा मैदान दूधिया रोशनी से नहा गया। अंधेरा ऐसे भागा जैसे कभी था ही नहीं। वाह! एक पल के लिए सब स्तब्ध रह गए, उस तेज रोशनी को देखकर हैरान। और फिर खुशी की एक लहर दौड़ गई। ये सिर्फ रोशनी का जलना नहीं था, ये एक तरह से सामाजिक बाधाओं का टूटना भी था, कम से कम उस पल के लिए। बिल्कुल। जो लोग कुछ देर पहले तक मायूस थे और शायद मन ही मन मुखिया को कोस रहे थे, वो सब खुशी से चिल्लाने लगे। तालियां बजने लगी और अचानक सबका रवैया गोधन के प्रति बदल गया। वही लोग जो शायद उसे देखकर मुंह फेर लेते थे या उसे नीची नजर से देखते थे, अब उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। वाह गोधन, कमाल कर दिया, तुमने तो गांव की इज्जत रख ली। इसी का शोर गूंजने लगा। अच्छा। पंचायत ने न सिर्फ उसका हुक्का पानी बहाल कर दिया, बल्कि शायद उसे और भी इज्जत बख्शी। गोधन, जो सुबह तक गांव का एक बहिष्कृत नौजवान था, वो हीरो बन गया। हाँ, रात होते होते हीरो बन गया था। ये उसके हुनर की जीत थी, ये प्रदर्शन की शक्ति है, परफॉर्मेंस। गोधन के एक काम ने, पंचलाइट जलाने की उसकी काबिलियत ने, उन तमाम सामाजिक लेबलों को क्षण भर में बेमानी साबित कर दिया जो उस पर चिपकाए गए थे। सही। उसने बिना कुछ बोले ये दिखा दिया कि उसका मूल्य उसकी जाति या सामाजिक स्थिति से कहीं ज्यादा है, उसका मूल्य उसके हुनर में है। और मुराद अली के लिए ये यकीनन एक आईना देखने जैसा अनुभव रहा होगा। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि उन्हें अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि कैसे उन्होंने व्यक्तिगत घृणा और सामाजिक ऊंच नीच के अहंकार में पड़कर एक ऐसे व्यक्ति को जलील किया था जिसके हुनर की गांव को सख्त जरूरत थी। हाँ, ये एहसास जरूर हुआ होगा। ये एहसास कितना स्थायी था, खैर ये कहानी नहीं बताती, लेकिन उस क्षण में ये बदलाव जरूर आया। हाँ, और ये एहसास ही शायद कहानी का केंद्रीय बिंदु है। ये कहानी भले ही दशकों पुरानी है, एक छोटे से गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित है, लेकिन इसमें जो सबक छिपे हैं वो आज भी उतने ही प्रासंगिक है। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये घटना दिखाती है कि कैसे व्यवहारिक जरूरतें, जैसे यहाँ रोशनी की जरूरत थी, कभी-कभी समाज में गहरी जड़ें जमाए पूर्वाग्रहों और विभाजनकारी सोच पर हावी हो सकती हैं। हाँ, हावी हो सकती हैं। हालांकि ये सवाल बना रहता है कि क्या ये बदलाव स्थायी होता है या सिर्फ जरूरत पूरी होने तक ही सीमित रहता है। ये भी है। गोधन का हुनर उस वक्त गांव की सबसे बड़ी जरूरत थी और उस जरूरत ने सामाजिक बाधाओं को कुछ देर के लिए ही सही लांघने पर मजबूर कर दिया। ये व्यक्तिगत योगदान की शक्ति को भी रेखांकित करता है। कैसे एक व्यक्ति की विशिष्ट योग्यता पूरे समुदाय के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, भले ही समाज उसे पहचान देने में हिचकिचाए। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी कहानी और चर्चा से हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं? पहली और सबसे अहम बात तो ये लगती है कि तकनीक या कोई भी नया बदलाव वो कभी अकेले नहीं आता। सही। वो हमेशा अपने साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रभाव लेकर आता है। वो मौजूदा शक्ति संरचनाओं, रिश्तों, मान्यताओं के साथ टकराता है, उन्हें बदलता है या उनसे प्रभावित होता है। बिल्कुल। पंचलाइट मजलिसपुर में सिर्फ रोशनी लेकर नहीं आई, वो गांव की अंदरूनी राजनीति, उसके पूर्वाग्रहों और उसकी आकांक्षाओं का आईना बन गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो बार बार उभर कर सामने आई वो है पूर्वाग्रह का नकारात्मक प्रभाव। हाँ, बिल्कुल। चाहे वो जाति पर आधारित हो, वर्ग पर, लिंग पर या किसी भी और आधार पर, पूर्वाग्रह न सिर्फ अन्यायपूर्ण है बल्कि वो अक्सर प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बनता है। मजलिसपुर में रोशनी उपलब्ध थी, हुनर उपलब्ध था, लेकिन पूर्वाग्रह के अंधेरे ने उसे रोक रखा था। सही। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हम भी अपनी व्यक्तिगत या सामूहिक प्रगति को अपनी ही बनाई सोच की दीवारों से रोक तो नहीं रहे हैं। और तीसरी बात जो गोधन के किरदार से जाहिर होती है वो है व्यक्तिगत हुनर की, काबिलियत की, और उसकी अपनी एक शक्ति होती है।
हाँ अंतर्निहित शक्ति में। हाँ, समाज भले ही किसी व्यक्ति को उसकी पृष्ठभूमि या पहचान के आधार पर कमाके, लेकिन सच्चा हुनर और योग्यता देर सवेर अपनी जगह बना ही लेते, या कम से कम स्थापित मान्यताओं को चुनौती जरूर देते हैं। गोधन ने कुछ बोला नहीं, उसने करके दिखाया। उसके काम ने उसकी कीमत तय कर दी, कम से कम उस रात के लिए तो। सही। ये हमें याद दिलाता है कि व्यक्ति का मूल्य उसकी पहचान से परे उसके गुणों और क्षमताओं में निहित होता है। वास्तव में ये साधारण सी लगने वाली ग्रामीण कहानी असल में हमें मानव समाज की जटिल सच्चाइयों से बड़े सहज तरीके से रूबरू कराती है। हाँ, ये हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई मूल्यवान हुनर या गुण छिपा हो सकता है, और समाज की प्रगति इसी में है कि वो पृष्ठभूमि या पहचान की बाधाओं से ऊपर उठकर उस मूल्य को पहचाने और उसका सम्मान करे। साथ ही ये कहानी ये भी दर्शाती है कि कैसे जरूरत या आवश्यकता हमारे नजरिए में बदलाव लाने के लिए एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट का काम कर सकती है। हाँ, एक चिंगारी। हाँ, हमें अपने गहरे बैठे पूर्वाग्रहों पर सवार उठाने और शायद उन्हें कुछ देर के लिए किनारे रखने पर मजबूर कर सकती है। तो ये थी पंचलाइट और गोधन की कहानी की हमारी पड़ताल। कैसे एक मामूली सी लालटेन ने न सिर्फ एक गांव को भौतिक रूप से रोशनी किया, बल्कि वहां के सामाजिक रिश्तों, सोच और पूर्वाग्रहों पर भी एक गहरी रोशनी डाली। इसने दिखाया कि बदलाव और प्रगति का रास्ता अक्सर उतना सीधा नहीं होता जितना हम सोचते हैं। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए हम सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वो चाहें तो मनन कर सकते हैं। जरूर। जरा सोचिए, क्या आज के दौर में हमारे अपने समाज में, चाहे वो हमारा कार्य क्षेत्र हो, हमारा पड़ोस हो या हमारा देश, ऐसा होता है जब कोई नया विचार, कोई नई तकनीक या कोई ऐसा व्यक्ति सामने आता है जिसके पास जरूरी हुनर तो है, लेकिन वो शायद हमारी बनी बनाई सामाजिक चौखटों या अपेक्षाओं में फिट नहीं बैठता, तो हमारा रवैया क्या होता है? सोचने वाली बात है। क्या हम आज भी गोधन जैसे लोगों के हुनर को उनकी सामाजिक पहचान के चश्मे से देखते हैं? क्या काबिलियत हमेशा पहचान की बाधाओं को पार कर पाती है, या पूर्वाग्रह आज भी प्रगति के रास्ते में उसी तरह खड़े हैं जैसे मजलिसपुर में खड़े थे?